तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीएसआई, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें आज हम हिंदी के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये सारे के सारे वही एमसीक्यू हैं जो लेटेस्ट में एमपीएसबी एप्टेक के द्वारा आपके एग्जाम्स में मार्च 2025 से अब तक पूछे गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एमपीएसबी एप्टेक अब आपका एग्जाम करवाती है, तो अब वैसे पढ़ोगे तो भाई लेखक और उनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन हमको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आए। और यहाँ से कम अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं तो 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा, और अगर आप एमपीएसआई की तरफ जाते हैं तो 4 से 5 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। और कभी कभी जब पेपर कठिन बनता है तो यही साहित्य वाला जो पोर्शन होता है ना, यही उसको कठिन बनाता है। तो आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी 3 से 4 नंबर का लेखक एवं उनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो पूरी तैयारी, पक्का चयन। जैसा कि आप सबको पता है, टॉप 100 की सीरीज हमने चालू कर रखी है। अभी कल हमने साइंस का टॉप 100 डाला है, जिसमें जितने भी तंत्र होते हैं हमारे मानव शरीर के, जितने भी तंत्र हैं, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त तंत्र और जितने भी तंत्र हैं, उन सबको कल हमने कवर कर लिया है। इससे पहले 100 पर्यायवाची जो है आपका हिंदी का करवा चुके हैं, उससे पहले 100 एंटोनिम सिनोनिम इंग्लिश के करवा चुके हैं ना। तो लगातार आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। ये भी हाल ही में एमपीएसबी एमपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? किसने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का कार्य शुरू किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी या फिर शिव सिंह सेंगर। सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी गारसा दत्तासी हो जाएगा। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिस्सेयूर ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा था, और यहीं से माना जाता है कि यही जो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन माना जाता है। किसने लिखा था? गारसा दत्तासी ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने ये रहा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड के संपादक कौन थे? ये आप मान के चलिए कि एमपीएसबी का फेवरेट है, ये हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और ये मान के चलिए अगर 10 शिफ्ट हैं तो 5 शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो उदंड मार्तंड की जो है संपादक कौन है? 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं, आपने इसको पढ़ चुका है, पहले भी आप इसके बारे में जानते हैं। पंडित जुगल किशोर शुक्ल, पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा उदंड मार्तंड लिखा गया था, जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल, यह 1826 में कलकत्ता कोलकाता से प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक पत्र था और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है, एमपीएसआई प्री का रिजल्ट आया है, एमपी टेट वर्किंग चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से आपको सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं, और वहाँ से बहुत सारे सिलेक्शन आपको देखने को मिले। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी हम दिखा देंगे, और बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो भी हम बना चुके हैं जिन लोगों के फाइनली सिलेक्शन हुए हैं। तो अभी हमने एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपीएसबी एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किए हैं। क्या क्या मिलेगा आपको? तो जीके, जीएस, एमपी के, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला। सबका कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेगा, सबका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और सबके मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है मात्र 189 रुपए में। ये सारी सुविधाएं मात्र 189 रुपए में आपको मिलेंगी, और जितनी भी टॉप 100 की सीरीज की पीडीएफ चल रही है, ये भी आपको मात्र 189 रुपए में ही मिलने वाली है। कैसे प्राप्त करेंगे? छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएंगे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ निकलवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, जब तक चाहे तब तक आप उन नोट्स को अपने पास में रख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नोट्स मिलने के बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी हमने एमपी पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जहां से 95% लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने। अभी अस्पताल सहायक की जो वैकेंसी आई है, उसके लिए भी नोट्स हम तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल सहायक का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा हाई स्कूल लेवल का सिलेबस है ना, सामाजिक विज्ञान वगैरह भी है उसमें, उसको भी हम बहुत जल्द तैयार करवा रहे हैं। और शुरुआत के जो 500 लोग होंगे उनको मात्र 99 रुपये में वो नोट्स उपलब्ध कराएंगे बहुत जल्द। मुश्किल से 4 से 5 दिन में नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको मिलने शुरू हो जाएंगे।
ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 3, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब सीधे अपन आंसर की ओर चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सही आंसर ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। इन्होंने हिंदी गद्य में नई चेतना का संचार किया और आधुनिकता की नींव रखी थी, इसलिए हम इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, ये देखिए बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनके बारे में तो आप सबको पता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किस किस को पता है इनके बारे में, जल्दी से कमेंट कीजिए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और यह प्रश्न भी अभी एमपीएसआई प्री में पूछा गया है। सही आंसर ऑप्शन सी, गोदान भारतीय किसान जीवन की महागाथा माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1936। ये डेट आपको याद रखना है, ये डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जब पेपर कठिन बनेगा तो डेट पूछ सकते हैं ना। इसके जो एक बहुत ही फेमस किरदार है, उस किरदार के बारे में पूछते हैं। अभी पूछा था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, है ना, तो उसको भी हमने आगे लिया है, वो उस प्रश्न को भी कवर किया है। 1936 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन है छायावाद का प्रवर्तक। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन डी यानी कि जयशंकर प्रसाद। इनकी एक रचना है जिसे हम कहते हैं झरना। झरना 1918 में लिखी गई थी, इसी से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, इसलिए हमने कहा था ना, देखने में 100 हैं लेकिन एक्चुअल में वो 100 प्लस यानी कि 150-200 के आसपास पहुंचेंगे। तो 1918 से छायावाद का प्रारंभ झरना नामक जो है कृति से माना जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला, हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? किसे महाप्राण कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तुलसीदास, निराला, कबीर, मैथिली, शरण गुप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निराला जी को महाप्राण कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका उपनाम था। इनके व्यक्तित्व और विद्रोही स्वभाव के कारण इन्हें महाप्राण कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। 7 नंबर, ये भी फेवरेट प्रश्न है, ये भी एमपीएसबी का फेवरेट है, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, मधुशाला काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? किसने मधुशाला काव्य संग्रह लिखा है? हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर अज्ञेय जी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा मधुशाला काव्य संग्रह लिखा गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो यह हालावाद का प्रमुख ग्रंथ है जो 1935 में प्रकाशित हुआ था। तो कब प्रकाशित हुआ? 1935 में। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं जब पेपर कठिन बनेगा। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? किसको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यह भी लेटेस्ट में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था, 15 तारीख की शायद 1 सितंबर ये प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो इन्हें 1968 में इनकी कृति चिदंबरा के लिए यह पुरस्कार मिला था। तो अब आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो पहली बार 1968 में दिया गया। किसके लिए मिला? चिदंबरा के लिए मिला। किसको मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। तो एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न आपके कवर हो गए। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर टारगेट रखते हैं, अगर इस वीडियो से हमको 20 सब्सक्राइबर मिलते हैं, 20 प्लस सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो इसकी पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ हम टेलीग्राम में आपको दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेज जंक्शन। सक्सेज जंक्शन, उसके आगे लिख देना लाइव, LIVE। हालांकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिर भी आप सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक ही कंडीशन है, 20 प्लस सब्सक्राइबर मिलने चाहिए। तो जो लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपको दिखा देंगे इसका स्क्रीनशॉट कि हमें इस वीडियो से कितने सब्सक्राइबर मिले हैं। अगर 20 प्लस होते हैं तो तुरंत इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। बाकी आपको पता ही है, सारी पीडीएफ पेड नोट्स ग्रुप में ही डाली जाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या फिर चंपू काव्य है? जल्दी से बताइए कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाकाव्य है। तो कामायनी की बात करते हैं तो ये जयशंकर प्रसाद की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें 15 सर्ग हैं। तो 3 प्रश्न फिर से क्लियर हो गए। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। उनकी अंतिम रचना है, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ रचना है। और कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। प्रश्न नंबर 10 है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली, अवधी? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने ऑप्शन डी अवधी भाषा में की है। पद्मावत सूफी काव्यधारा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो ठेठ अवधि में लिखा है। तो ध्यान रखना, किसमें? ठेठ अवधि में लिखा गया है, सूफी काव्यधारा का है। और किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है,
प्रश्न नंबर 11 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर साकेत? सही आंसर ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता कौन है? तो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और यह आदिकाल की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर देखिए, कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाड़ी का डिक्टेटर कहा था। यह प्रश्न अभी पूछा गया था ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 में, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है एमपीएसबी एपटेक का, तो इसमें पूछा गया था वाड़ी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो कबीरदास को वाड़ी का डिक्टेटर कहा जाता है। किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो इनकी भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये आपके 4 प्रश्न एक ही प्रश्न में कवर हो गए। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने, मृगनयनी। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, इसलिए इन पर लगा लीजिए स्टार। कौन है जिन्होंने मृगनयनी उपन्यास को लिखा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा। इन्हें हिंदी का वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, तो ध्यान रखना, ये उपनाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि वॉल्टर स्टेट किसे कहते हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है। मृगनयनी ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर और गुजरी रानी मृगनयनी पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। 14 नंबर की ओर चलते हैं, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किस प्रस्तोता ने किया था? किसने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? सही आंसर ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में छायावाद पर लेख लिख करके इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ये नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं ना, यही प्रश्न है जो एग्जाम में कंपटीशन क्रिएट करते हैं। वैसे तो हिंदी सब पे बन जाएगी भैया, 20 नंबर की जो हिंदी है 15 नंबर तो हर कोई बना लेगा हिंदी में, लेकिन ये जो 5 नंबर है ना, यही 5 नंबर कंपटीशन क्रिएट करेंगे, जहां पर आपसे साहित्य के 3 प्रश्न अगर पूछ लिए तो समझ लो खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और 3 में अगर 2 प्रश्न ऐसे पूछ ले कि छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, है ना, या फिर हिंदी का वॉल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछे गए हैं, हम अपने मन से नहीं लेकर के आ रहे हैं। ये आंसर की जो भी एमपीएसआई प्री की आई है, एमपीएसआई मेंस की आई है ना, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 की आई है, ग्रुप 4 की आई है, वहां से लेकर के आए हैं, अपने मन से नहीं ला रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हीं प्रश्नों ने कंपटीशन क्रिएट किया है, जहां पर लड़कों का सिलेक्शन हुआ है और कुछ लड़के यहां पर रह गए। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न हैं। चलो, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने? मुकुटधर पांडे ने किया है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी, इन्होंने लिखा है पुष्प की अभिलाषा। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहते हैं, ये उपनाम भी ध्यान रखना। लगभग सारे उपनाम कवर कर लेंगे जो एपटेक ने पूछे हैं। तो एक भारतीय आत्मा इनको कहा जाता है और यह कविता उन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, सबको पता है कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो केशव दास रीतकाल के कवि हैं। उनकी रचना रामचंद्रिका में छंदों की बहुलता के कारण आचार्य शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो 2-3 प्रश्न यहां से भी क्लियर हुए। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं? केशवदास को। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनकी जो रामचंद्रिका रचना है उसमें छंदों की बहुलता है, बहुत ज्यादा छंद का प्रयोग कर दिया है, जिससे बहुत ज्यादा कठिन हो गई है, इस वजह से उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ध्यान रखना। पेपर हर लेवल का आपको करवा रहे हैं, कठिन बनाएंगे तो कर लोगे आप, सिंपल बनाएंगे तो कर लोगे आप। सिंपल बनाएंगे क्या कहेंगे? गोदान की रचना किसने की? बता दोगे प्रेमचंद शुक्ल। कठिन बनाएंगे तो कहीं हिंदी का जो है वॉल्टर स्कॉट किसे कहते हैं, है ना। तो इस तरह के सारे प्रश्नों को आप हल कर लोगे। तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? सही आंसर की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा में। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधि में लिखी है। देखना कंफ्यूजन यहीं पर होता है, जल्दबाजी में अवधि लगा करके आ जाओगे, कंफ्यूजन क्या होगा? रामचरितमानस को अवधि भाषा में लिखा गया है, लेकिन विनय पत्रिका और कवितावली को ब्रज भाषा में लिखा है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपके दिमाग में। रामचरितमानस अवधि, विनय पत्रिका कवितावली ब्रज भाषा, ये आपको एकदम क्लियर रखना है। 18 नंबर देखिए, साकेत महाकाव्य में किस पात्र के विरह का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है? जो साकेत महाकाव्य लिखा गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर की ओर चलेंगे तो उर्मिला का वर्णन किया गया है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत, ये भी ध्यान रखना है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के 9वें सर्ग में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। अगला देखिए 19 नंबर, रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? बताओ, ऐसे पूछ लेते हैं, काव्य मतलब कि किसने किसको क्या कहा है। ठीक है, इसी में फंस के रह जाते हैं। तो रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, अपन चलेंगे सीधे आंसर की ओर। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया है, और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। ठीक है, तो तीनों का आपको ध्यान रखना है, तीनों में से
कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। 20 नंबर देखिए, भिखारी दास किस काल के कवि हैं? बताइए भिखारी दास के बारे में क्या जानते हैं आप? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सही आंसर ऑप्शन बी रीतिकाल। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि और आचार्य माने जाते हैं। अब कुछ ऐसे कवि के मतलब लेखक और उनकी विशिष्ट विधाओं की बात कर लेते हैं जो लगातार चर्चा में रहती है और आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत भक्ति काल सूफी भाषा में लिखा इन्होंने और ठेठ अवधि का इसमें प्रयोग किया। ठीक है, हरिशंकर परसाई ने क्या लिखा है? ये बहुत पूछा जाता है हरिशंकर परसाई का ये वाला। तो हरिशंकर परसाई ने लिखा ठिठुरता हुआ गणतंत्र, आधुनिक काल की रचना है, प्रसिद्ध व्यंगकार है और एमपी से संबंध रखते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लिखा है, आधुनिक काल में इसको लिखा था। वीर रस की कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखना है। गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट, चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की ये रचना है। फैंटेसी का प्रयोग किया गया है, पूछेंगे भैया फैंटेसी का प्रयोग कौन सी रचना में किया गया है? तो फैंटेसी का प्रयोग चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको याद रहने चाहिए। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। 20+ सब्सक्राइबर अगर हमको इस वीडियो पर मिलते हैं तो हम तुरंत इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन जो है टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। वीडियो की नहीं मतलब कि इसकी पीडीएफ जो है वो हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे जैसे ही 20+ इसके सब्सक्राइबर होते हैं। ठीक है, कल आपको बताएंगे कि कितने सब्सक्राइबर हमें इस वीडियो से मिले हैं, अगली वीडियो में आपको बता देंगे। प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो आप सबको पता है कलम का सिपाही जो प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई रचना है। यह जीवनी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने लिखी थी। प्रेमचंद को कलम का जादूगर भी कहते हैं, कलम का सिपाही भी कहते हैं, दोनों इन्हीं को कहते हैं। और इनको और क्या कहते हैं? उपन्यास सम्राट। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तार सप्तक कब प्रकाशित किया गया था? पहला वाला। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर होगा 1943, 1943, 1943। अज्ञे जी के संपादन में 1943 में प्रथम तार सप्तक निकला जिससे प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है। तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, प्रयोगवाद का जन्म कहाँ मानते हैं, कब से मानते हैं? 1943 से। क्यों मानते हैं? क्योंकि तार सप्तक निकला था। तो ये तार सप्तक किसने लिखा था? अज्ञे जी ने लिखा था। कब निकला था? 43 में। तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, आप यहाँ पर बता सकते हैं। कह रहे हैं ना भैया, देखने में 100 प्रश्न है, कम से कम 300 प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ से फैक्ट सहित। अंधा युग के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, अंधा युग के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो हैं वो अंधा युग के रचनाकार माने जाते हैं। देखिए, तो एक गीत नाट्य है जो महाभारत युद्ध के अंतिम दिन की कथा पर आधारित है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था तो अंतिम दिन क्या हुआ था उस पर आधारित है अंधा युग। किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने। किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं? तो कई बार पूछा गया, आपने देखा भी होगा, एग्जाम दिया है। तो किसको कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि? सुमित्रानंद पंत। पंत जी की कविताओं में प्रकृति का मानवीकरण है, यानी कि प्रकृति को मानव मान करके वर्णन किया गया है और कोमल कल्पनाएं अधिक मिलती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। 25 नंबर देखिए, वीडियो पसंद आ रही है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना वीडियो कैसी लग रही है ना? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जन्मे किस कवि को गीत फरोश के नाम से जाना जाता है? अब देखो, एमपी के हैं, होशंगाबाद में जन्मे हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अपन चलेंगे आंसर की ओर। ऑप्शन ए, भवानी प्रसाद मिश्र। उनकी प्रसिद्ध कविता गीत फरोश के कारण उन्हें यह पहचान मिली है। वे सहज कविता के कवि भी माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? किसे मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? ये एमपीएसआई का फेवरेट है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की जिसके कारण मैथिल कोकिल उनको कहा जाता है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, बताइए। यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? यूपीएसआई में पूछा है अभी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था ये भी महत्वपूर्ण है। 1982 में उन्हें इस काव्य संग्रह के लिए हिंदी का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाँ, ये देखो पूछा गया था कि हिंदी का पहले नंबर का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन था ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2-3 पुरस्कार के नाम थे। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। 28 नंबर, आषाढ़ का एक दिन इस नाटक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, ऑप्शन को पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए। हम आपको आंसर बताते हैं, ऑप्शन सी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन यह नाटक महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। ध्यान रखना, कालिदास के जीवन पर आधारित है, लेकिन लिखा किसने है? मोहन राकेश ने इसको लिखा है। 29 नंबर की बात करते हैं। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, भीष्म साहनी या फिर राही मासूम रजा। सही आंसर हो जाएगा, राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन ए। ये व्यंग्य प्रधान उपन्यास है, ध्यान रखना ये व्यंग्य प्रधान है। ठीक है,
और जो शिवपालगंज गांव की व्यवस्था पर चोट करता है, शिवपालगंज एक गांव था, वह उसके ऊपर जो है इन्होंने व्यंग में यह रचना लिखी है। अगला देखिए 30 नंबर, शुद्ध कविता की खोज किसने की थी? अब बताओ, शुद्ध कविता की खोज ये रचना किसके द्वारा रची गई बताओ, है ना कठिन, ये एमपी डिप्टी जेलर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये कुछ कठिन प्रश्न भी आपको मिलेंगे। बताइए शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? सही आंसर ऑप्शन बी, दिनकर जी की। रामधारी श्री सिंह दिनकर ने इस आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की थी, शुद्ध कविता की खोज, इसमें आलोचना की गई है, ठीक है। 31 देखिए, आंसू काव्य संग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट, आंसू काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध विरह काव्य है, जिसे छायावाद की महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। 32 नंबर देखिए, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र होरी किस गांव का रहने वाला? हाँ, ये प्रश्न पूछ लिया था, ये एमपीएसआई पूछ लिया। अब कह रहे भैया गोदान तो पता था, उपन्यास सम्राट भी पता है, अब ये बताओ होरी किस गांव का रहने वाला है? अब बताओ तुम किस गांव का रहने वाला था होरी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेलारी गांव, ठीक है। तो जिसने आप गोदान अच्छे से पढ़ी होगी उसको ही पता होगा, उसको भी नहीं ध्यान होगा भैया, ठीक है। तो देखो, प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में होरी जो है बेलारी गांव का निवासी था, और राय साहब जो है वो सेमरी के थे। दोनों ध्यान रखना है, राय साहब सेमरी के और होरी बेलारी गांव का, ठीक है। यही ऐसे प्रश्न हैं जो आपको +1 करेंगे दूसरों से, है ना। सिंपल तो हर कोई कर लेगा मेरे भाई। चलो, और हम यही चाहते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं तो वो फिर हाई लेवल पर लेकर के चलेंगे उनको, है ना। एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है इस बार, ठीक है। तुक्का लगा कर आओगे तो माइनस में चले जाओगे, और वही काम अगर आप सही करके आओगे, दूसरे उसको तुक्का लगा कर आएंगे माइनस में जाएंगे या छोड़ करके आएंगे, आप +1 वहां पर लेकर के आओगे। तो ये आप देख रहे हो कितने, आप 1.25 नंबर बढ़ जा रहे हो दूसरों से आगे, ठीक है। क्योंकि दूसरों का अगर वो एक गलत कर रहे हैं तो -2.5 भी लेकर के जा रहे हैं साथ में अपने, है ना। तो आप एक नंबर नहीं बढ़ रहे हो, 1.25 नंबर दूसरों से आगे बढ़ रहे हो। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी, इसीलिए कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लो आप, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो दूसरों से आगे निकालेंगी आपको। परिमल और अनामिका ये काव्य रचनाएं किसकी हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर बताइए। हम आपको बताते हैं ऑप्शन बी, निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इन रचनाओं के माध्यम से हिंदी कविता में मुक्त छंद की शुरुआत की थी। पूछेंगे भैया मुक्त छंद की शुरुआत किसने की? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। कौन से कविता से की? परिमल और अनामिका से की। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो, प्रश्न नंबर 34, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? अभी आपको बताया था केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्लिष्ट भाषा के कारण उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, चिदंबरा के लिए सुमित्रानंद पंत को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताओ, चिदंबरा रचना के लिए कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर 1968 में। यह हिंदी साहित्य में दिया गया पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ध्यान रखना, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है। आगे बढ़िए, 36 नंबर देखिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ये ऐसे उपन्यास हैं जो कोई कभी नहीं पढ़ता, कभी कभी दिख जाते हैं लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं तो -1 करवा देते हैं, ठीक है ना। तो बताइए शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी, अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ध्यान रखना। मैला आंचल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये सबको पता है, फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल लिखा है, लेकिन कब लिखा था ये बताओ। सही आंसर होगा 1954 में। फणीश्वर नाथ रेणु, यह उपन्यास हिंदी का श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है। प्रश्न एक बार बना था एमपीएसआई में, इनमें से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास है? ऑप्शन में दिया गया था मैला आंचल, तो ध्यान रखना मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। 38 नंबर देखिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आइए आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। 1912 में रचित इस कृति के कारण गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। प्रश्न बनेगा, गांधी जी ने किसको राष्ट्रकवि कहा है? भैया मैथिली शरण गुप्त को कहा है। कब कहा था? 1912 में। क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने ये रचना लिखी थी जिसके कारण उनको क्या कहा गया है? राष्ट्रकवि कहा गया है। रचना का नाम ध्यान रखना, भारत भारती। अगला, तमस उपन्यास किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए तमस किस पर आधारित है? कौन सी घटना हुई थी जिस पर तमस उपन्यास लिखा गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, देश का विभाजन। भीष्म साहनी द्वारा, ध्यान रखना, भीष्म साहनी द्वारा लिखित यह उपन्यास विभाजन की त्रासदी को दर्शाता है। प्रश्न बनेगा, कौन सा इनमें से कौन सा उपन्यास है जो भारत की विभाजन की त्रासदी को दर्शाता है? तो ध्यान रखना तमस उपन्यास है। ये आप ध्यान रखना किसने लिखा है? भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसने कहा है? बताओ भैया, ये प्रश्न बताओ, झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी ने झरना जो 1918 में लिखी गई थी को छायावाद की पहली रचना के रूप में रेखांकित किया है। हमने जो पर्यायवाची कराया ना, 100 पर्यायवाची आपको दिए हैं 50-50 के पार्ट में। 50 प्रश्न हमने लाइव वाली टेस्ट में बताए थे आपको, और 50 प्रश्न हमने रिकॉर्डेड में दिए हैं ना। तो जो हमारे पर्यायवाची ना, लोग कह रहे सर ये पर्यायवाची भी होते हैं,
बिल्कुल होते हैं। अब वो ज़माना चला गया जब आपसे पूछेंगे भैया नेत्र का बता दो, नेत्र, नयन, लोचन, ये ज़माने चले गए भैया, अब ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं, पर्यायवाची अच्छे लेवल के बनते हैं। तो वो पर्यायवाची वाली वीडियो भी आप लोग देख लेना, वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर लगा देंगे, नहीं तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी डिप्टी जेलर के नाम से, वहाँ पर ये सारी वीडियो जाती हैं, या फिर टेलीग्राम पर जुड़े होंगे तो वहाँ पर भी सारी लिंक डली होंगी। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। सही आंसर धर्मवीर भारती। तो हिंदी का सबसे लोकप्रिय प्रेम आधारित उपन्यासों में से एक है कौन? गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती ने लिखा है। साकेत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं ये बताइए? तो अभी आपको बताया था भैया 12 सर्ग हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने इस महाकाव्य का 9वां सर्ग उर्मिला के विरह के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना कौन से सर्ग में उर्मिला का विरह बताया गया है? तो साकेत ग्रंथ के 9वें सर्ग में उर्मिला यानी कि लक्ष्मण की पत्नी के विरह के बारे में बताया गया है। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ये भी याद रखना है। चलो भैया 43, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए कमलेश्वर को कौन सा पुरस्कार मिला था बताओ? तो पहली बात, कितने पाकिस्तान किसने लिखा है? कमलेश्वर ने लिखा है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था इस रचना के लिए? सही आंसर ऑप्शन बी, साहित्य अकेडमी। वर्ष 2003 में उन्हें इस उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी दिया गया था। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो ये हरवंश राय बच्चन है, अभी आपको बताया था। एक आध प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं ना, तो वो रिपीट हो जाते हैं। अगला, आषाढ़ का एक दिन का नायक कौन है? जो आषाढ़ का एक दिन लिखा गया है, तो इसके नायक कौन है? विलोम, मातुल, कालिदास या फिर दंतुल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। मोहन राकेश ने इसको लिखा है। महाकवि कालिदास के जीवन के संघर्ष पर आधारित है, तो इसके नायक कौन हो जाएंगे? नायक हो जाएंगे कालिदास। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। 4 ऑप्शन देख लीजिए, बड़े बड़े नाम है ना, टाइम नहीं आपको खराब करना है। सही आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत कुछ मान बैठे हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ भी किसी को कुछ उपाधि दे देते हैं, किसी को कुछ मान लेते हैं, और हमारे लिए टेंशन बढ़ जाती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है इसको, किसको? परीक्षा गुरु को। लाला श्रीनिवास दास द्वारा जो है ये रचित है। 47, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1867 में काशी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा किसका काव्य संग्रह है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। तो ये है किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध। अभी आपको ऊपर बता के आए, जो शॉर्ट्स वाली हमने कराई थी अभी, है ना। वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिशील कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 49, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो ध्यान रखना अवधी में हुई है। रामचरितमानस अवधी में, कवितावली विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी डेट देख लीजिए, तो अवधि, तुलसीदास ने इसकी रचना 1574 ईस्वी के आसपास अयोध्या में शुरू की थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला देखिए, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता किसने कहा है? बताओ भैया, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता किसने कहा है? डिप्टी जेलर वालों कितनी तैयारी है आपकी, जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन सामने हैं आपके। चलिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्वानों ने सामान्य रूप से। तो विद्वानों ने सामान्य रूप से, स्पेशली रामधारी सिंह दिनकर की इस कृति में युद्ध और शांति के दर्शन की व्याख्या देखने को मिलती है। तो कुरुक्षेत्र किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। और विद्वानों ने सामान्य रूप से मिलकर के इसको क्या कहा है? आधुनिक युग की गीता कहा है। किसी ने भी नहीं कहा है, सब लोगों ने मिलकर कहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपकी 50 यानी कि 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं आपको जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगी, आपको सिलेक्शन की ओर ले चलेंगी स्पीड में। चलिए, प्रेम पचीसी कहानी के संग्रह लेखक कौन है? बताइए, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? बहुत सारी कहानियों को मिला करके ये प्रेम पचीसी लिखी गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेम पचीसी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलो, वैदेही वनवास काव्य के रचयिता कौन है? वैदेही वनवास किसने लिखा है? 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने वैदेही वनवास लिखा है। अगला, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? किसने सरस्वती पत्रिका शुरू की थी? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शुरू की थी। कब से कब तक देख लीजिए, उन्होंने 1903 से 1920 तक इसका संपादन किया और हिंदी भाषा को परिष्कृत किया। तो हिंदी भाषा को परिष्कृत किसके द्वारा किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। कौन सी रचना में? सरस्वती पत्रिका में। कब से कब तक? 1903 से 1920 तक। चलिए, बीजक जो है वो किसकी रचनाओं का संग्रह है? बताइए। सूरदास, कबीर, तुलसी, जायसी, किसकी रचनाओं का संग्रह है बीजक? सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। इसमें साखी, सवद और रमेनी, इन तीनों को मिलाकर के एक साथ में रख दिया तो वो बन गया कौन? बीजक, ठीक है, जिनका संपादन उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया था। तो कबीरदास की रचना है, धर्मदास ने इसको जो है धर्मदास ने इसकी संपादन किया था। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता। बताओ इसके लेखक कौन है? अब बताओ,
प्रिय प्रवास के लेखक कौन है बताइए। इसको हम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। सही आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास के लेखक माने जाते हैं। अंधा युग, अंधा युग गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? तो अभी आपको बताया था धर्मवीर भारती, ठीक है। 57 देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा ये किस विधा की रचना है बताइए। जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, नाटक है, बताइए। बाण भट्ट की आत्मकथा। सही आंसर ऑप्शन बी, ये एक प्रकार का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित यह एक ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, बाण भट्ट की आत्मकथा। चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की रचना बताइए। तो ये है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने चित्राधार को ब्रज भाषा में लिखा है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। 59, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो जिसे हम कहते हैं घोषणा पत्र, तो मैनिफेस्टो किसने कहा है? पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो किसने कहा है मेरे भाई? सही आंसर ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। पल्लव जो रचना है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो। तितली और इरावती उपन्यास के लेखक कौन है? इरावती बहुत पूछा जाता है। प्रेमचंद प्रसाद, जयेंद्र चतुर्सेन। किसने तितली और इरावती लिखा है? तो ये है प्रसाद, ठीक है। तो इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, ये ध्यान रखना है आपको। रानी केतकी की कहानी ये भी बहुत पूछा जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है? रानी केतकी की कहानी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर इंसा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखी गई है। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी किसकी रचना है बताओ? कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, मीराबाई की। अब ये कुछ सरल प्रश्न हैं जो आपके फॉरेस्ट में जेल पैरी में पूछे जाएंगे, है ना। जब पेपर सरल बनेगा, कठिन बनेगा तो अलग प्रश्न आएंगे, सरल बनेगा तो अलग प्रश्न आएंगे, मॉडरेट बनेगा तो अलग प्रश्न आएंगे। और तीनों लेवल के प्रश्नों को हमने साथ में कवर किया है इसी वाली वीडियो में, है ना। ये टॉप 100 आपकी टॉप 300 बन जाएगी इस प्रकार से। तो सूरदास ने साहित्य लहरी लिखी है। मृगनयनी ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी, वृंदावन लाल वर्मा, या फिर भगवती चरण वर्मा, या फिर चतुरसेन शास्त्री। सही आंसर हो जाएगा मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है और ये एमपी से संबंधित है। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, अमृत लाल नागर, भीष्म साहनी, या फिर रांगेय राघव। सही आंसर यशपाल। यशपाल ने झूठा सच लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर, मानस का हंस उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और रहीमदास। सही आंसर तुलसीदास। अमृतलाल नागर ने इसे तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रख करके लिखा है, तो याद रखना है आपको। वोल्गा से गंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, वोल्गा से गंगा ये किसकी रचना का संग्रह है बताइए? अज्ञे जी, राहुल संस्कृतायन, यशपाल, या फिर रांगेय राघव। सही आंसर होगा राहुल संस्कृतायन ने लिखा है वोल्गा से गंगा। आगे बढ़ते हैं। हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन किसने जो है प्रारंभ करवाया था? हंस पत्रिका बंद हो गई थी, इसको दोबारा चालू करवाया गया था। किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। तो प्रेमचंद के बाद राजेंद्र यादव ने दिल्ली से इसे दोबारा चालू करवाया था, पहले प्रेमचंद ने इसको चालू किया था। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था। नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है बताइए? तो नीला चांद किसने लिखा? शिव प्रसाद सिंह ने। इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला? 4 अवार्ड आपके सामने है, बताइए कौन सा मिला था? तो इनको बी और सी दोनों, यानी कि इनको साहित्य अकादमी भी मिला और व्यास सम्मान भी मिला नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को। अगला देखिए, कुटज निबंध के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, या फिर विद्यानिवास मिश्र। बताइए कुटज निबंध किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, चिंतामणि, चिंतामणि के कुल कितने भाग हैं? कुल कितने भागों में चिंतामणि को लिखा गया है? सही आंसर 4 भागों में। प्रथम भाग का संपादन स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने किया है, ठीक है। तो चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। प्रथम भाग का संपादन स्वयं इन्होंने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल कितने पार्ट हैं? टोटल 4 पार्ट है, इसके ध्यान रखना है। कुकुरमुत्ता कविता का रचयिता, ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता कविता के रचयिता कौन है मेरे भाई? निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। सही आंसर है निराला जी ने कुकुरमुत्ता जो है कविता लिखी है। अगला, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जयेंद्र कुमार, अज्ञे, यशपाल, या फिर जोशी। सही आंसर हो जाएगा जयेंद्र कुमार ने त्यागपत्र उपन्यास को लिखा है। 74 देखिए, चीफ की दावत बहुत महत्वपूर्ण है। चीफ की दावत एमपीएसआई में पहले बहुत पूछते थे। चीफ की दावत प्रसिद्ध कहानी किसकी है? भीष्म साहनी, अमरकांत, मोहन राकेश, या फिर ज्ञान रंजन। सही आंसर ऑप्शन ए भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की जो है रचना है चीफ की दावत। 75, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 2-3 प्रश्न यही क्लियर हो गए। कितनी नावों में कितनी बार किसने लिखा? अज्ञे जी ने। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आप ये बता दो कि कब मिला? 72 में, 78 में, 80 में, 85 में। सही आंसर 1978 में। 76, पर्दा, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? बहुत मार्मिक कहानी, आप लोग पढ़ के देखना एक बार, बहुत बढ़िया कहानी है। बताइए तो ये किसने लिखा है पर्दा कहानी? सही आंसर यशपाल, यशपाल जी ने ये पर्दा कहानी लिखा है। 77 देखिए, पथ के साथी संस्मरण ये किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी, पथ के साथी। आगे बढ़ते हैं।
क्या भूलूं क्या याद करूं, बताइए ये किसकी आत्मकथा है? तो ध्यान रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं ये बच्चन जी की है ना, हरवंश राय बच्चन। मधुशाला और क्या भूलूं क्या याद करूं ये दो उनकी फेमस रचनाएं हैं। तो ये जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये उनकी आत्मकथा है, ये पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी उनकी आत्मकथा। लोग मधुशाला लगा देते हैं, नहीं भैया, क्या भूलूं क्या याद करूं ये बच्चन जी की आत्मकथा है। निराला की साहित्य साधना, इस जीवनी के लेखक कौन है? बताइए, निराला की साहित्य साधना ये इनकी जीवनी है, किसने लिखा है? चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा राम विलास शर्मा जी ने। अगला, अंधेर नगरी प्रहसन के लेखक कौन है? किसने अंधेर नगरी को लिखा था? इंपॉर्टेंट है भैया, अभी पूछा गया था एमपीएससी प्री 2025 में। सही आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी का जो है लेखन किया, और ये एक हास्य का जो है कह सकते हैं कहानी है। अगला, लहरों के राजहंस नाटक के रचयिता कौन है? किसने लिखा है लहरों के राजहंस? चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। अगला, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? बताइए, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र। सही आंसर ऑप्शन ए शरद चंद्र। शरद चंद्र की रचना है आवारा मसीहा। इसके लेखक जो है वो कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। अगला, किसकी जीवनी, जो आवारा मसीहा है ना, ये किसकी जीवनी पूछा गया, किसके ऊपर लिखी गई है? तो शरद चंद्र के ऊपर लिखी गई है, और विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं, है ना, ध्यान रखना। दूसरी परंपरा की खोज किसकी आलोचनात्मक जो है कृति है? बताइए, किसने लिखा है दूसरी परंपरा की खोज? चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर होगा नामवर सिंह। 84, साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? बताइए, साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? सीता, उर्मिला, कैकेयी या फिर मंदोदरी? सही आंसर हो जाएगा उर्मिला। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के ऊपर साकेत लिखा गया 9वें सर्ग में, ध्यान रखना 9वें सर्ग में इनके बारे में बताया गया है। अगला, कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? और कबीर एक आलोचनात्मक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल या फिर श्याम सुंदर दास? सही आंसर होगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? हाँ, आप बताओ, जल्दबाजी में यही प्रश्न आएगा, जल्दबाजी में लगा देंगे। विनय पत्रिका अवधि में लिखी गई होगी क्योंकि तुलसीदास जी की है ना भैया, अवधि में रामचरितमानस लिखा है, ठीक है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। अगर देखते हैं विनय पत्रिका और पदावली दोनों ब्रज भाषा में। 87, पद्मावत किस सूफी कवि की रचना है? बताइए, पद्मावत किसने लिखा है? कुतुबन मंथन, जायसी उस्मान। तो जायसी जी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, इसके ऊपर अभी मूवी बनी है ना, ध्यान होगा आपको। अगला, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? कवि भूषण को किस रस का कवि माना जाता है? श्रृंगार, वीर, करुण, शांत। तो भूषण जी जो है वो वीर रस के हैं। श्रृंगार काल में वीर रस की रचना लिखने वाले कौन थे? भूषण कवि थे। आगे बढ़ते हैं। 89, रीत सिद्ध कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? केशवदास, बिहारी, घनानंद, पद्माकर। बताइए, रीत सिद्ध कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन बी बिहारी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर देखिए भैया, मजदूरी और प्रेम इस निबंध के लेखक कौन है? हर प्रश्न को कवर किया जो एप्टेक ने पूछा है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला। और बताओ और क्या कहें, बताइए, इतना कोई गारंटी नहीं दे सकता है ना रचनाओं पे। और फिर से कह रहे हैं ये नोट्स ग्रुप में तो जाएगी ही जाएगी। अभी मान के चलिए 3-4 घंटे बाद ये जो पेड नोट्स ग्रुप है, जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उस वाले ग्रुप में इसको डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर 20+ सब्सक्राइबर हमको मिल जाते हैं तो केवल ये जो PDF है इसको हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आप करते हो कि नहीं करते हो सब्सक्राइब। कल देखते हैं, स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे 20+ सब्सक्राइबर मिले कि नहीं मिले। मजदूरी प्रेम निबंध के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। तो सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक है। 91, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? गुलेरी, प्रेमचंद, प्रसाक या फिर कौशिक। बताइए, उसने कहा था कि लेखक कौन है? गुलेरी हैं। तो ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, तो फ्लैशबैक की कहानी को दर्शाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुल मिलाकर बताया गया है। अगला है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ कब मिला था? 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 93 देखिए, संसद से सड़क तक कविता संग्रह किसका है? किसने लिखा था संसद से सड़क तक? सही आंसर हो जाएगा सुदामा पांडे, इनको धूमिल भी कहते हैं, इन्होंने लिखा था संसद से सड़क तक। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर 94, तुलसीदास लंबी कविता के रचयिता कौन है? बताइए, तो तुलसीदास लंबी कविता लिखी है, ये कौन किसने लिखा है? निराला प्रसाद पंत या फिर महादेव वर्मा ने? सही आंसर हो जाएगा निराला जी ने लिखा है तुलसीदास, और ये एक लंबी कविता मानी जाती है। अगला है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये किसने लिखा है? बताइए, सुमन राजे, बच्चन सिंह, गणपति चंद्रगुप्त या फिर नगेंद्र? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमन राजे। एक प्रश्न छूट रहा है, ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पूरी रचना जो है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नाम की जो रचना है वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। अब गारसद तासी और रामचंद्र शुक्ल में डिफरेंस ध्यान रखना है। गारसद तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ही लिखा है पूरा, और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास नाम की एक रचना लिखी है। तो अंतर है दोनों में, इतिहास और रचना में अंतर है।
गारसदत्तासी ने इतिहास लिखा है, इतिहास माना जाता है, और रामचंद्र शुक्ल ने इस नाम से एक रचना लिखी है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए अभी बता देते हैं आपको। तो सुमन राजा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। 96 अकाल में सारस के लिए केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? अकाल में सारस के लिए सही आंसर हो जाएगा साहित्य अकेडमी मिला था। मैला आंचल के पूर्णिया जिले के किस गांव का वर्णन है? जो मैला आंचल है इसमें किस गांव का वर्णन किया गया है? बेलारी का, सेमली का, मेरीगंज का, गंगोली का? सही आंसर हो जाएगा मेरीगंज का वर्णन मैला आंचल में किया गया है। फणेश्वर नाथ रेलू के द्वारा लिखा गया है और प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 98 उर्वशी काव्य के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? उर्वशी के लिए, तो उर्वशी के लिए दिनकर जी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना है। 99 खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ माना जाता है? किस पुस्तक में खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेम सागर में हुआ था, लल्लू लाल द्वारा लिखी गई है। तो प्रेम सागर लल्लू लाल की इस कृति में खड़ी बोली का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। 100 नंबर देख लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 के लेखक कौन है? आ ही गया, ठीक है। ये हमने कहा यार इतना महत्वपूर्ण प्रश्न छूट कैसे जाएगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया। किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। ये एक रचना है, ध्यान रखना है, अंतर आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से 100 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ था, हालांकि ये फोटो सही से लग नहीं पाई है ना। इसके पीछे भी आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे नोट्स ग्रुप, ये नोट्स ग्रुप बनाया था एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप्स बाई शुक्ला सर। यहाँ से बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, 81 मार्क्स इनके हैं। इनके पीछे रचना नामदेव जी का भी फोटो लगा हुआ है। ये अच्छे से फोटो उन्होंने एडिट कर नहीं पाए एडिटर महोदय, जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है। विजय ठाकुर जी फ्लैशबैक में आ गए हैं, ठीक है ना। और इसके पीछे काजल तिवारी जी हैं, वो भी इस नोट्स ग्रुप से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा रचना नामदेव जी जिनका 2nd रैंक आया है, ठीक है, एमपी पुलिस एग्जाम फाइनल सिलेक्शन में, वो भी हमसे जुड़ी हुई थी। आज सुबह जो कल हमने वीडियो बनाई है उसमें उनका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे हमने शॉर्ट्स वीडियो बना रखे हैं, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है ना उनके ऊपर शॉर्ट्स वीडियो बना रखे हैं। तो शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कितने नंबर आए हैं, कैसे उन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया, हमने वहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। जैसे ही 20+ सब्सक्राइबर होते हैं तुरंत हम जो है टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। बाकी की पूरी पीडीएफ जो इसकी अभी पीडीएफ लगभग 3-4 घंटे बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना हुआ है नोट्स वाला ग्रुप उसमें डाल देंगे, ठीक है। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आपको नोट्स प्राप्त कर लेने हैं भाई, ठीक है। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर के आए जल्दी से आप लोग बता दीजिए, हिंदी या फिर इंग्लिश के किसी टॉपिक पर, या फिर आपका जो है साइंस के किसी टॉपिक पर, जल्दी से बता देना, ठीक है। चलिए जीके जीएस एमपी जीके भी अपनी जो है चली रही है टॉप 100 सीरीज में, तो उस पर लेकर के आए आप लोग कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। कमेंट कर दोगे तो प्यारा सा तो और ही अच्छी बात है, ठीक है। धन्यवाद।